आप सभी का होम साइंस क्लासेस में स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे। ये पेपर हमारा दिसंबर 2019 का पेपर है। ठीक है, ये पार्ट सेकंड है। इससे पहले पार्ट फर्स्ट करा दिया गया है। अभी तक आपने नहीं देखा तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, प्राचीन पिरामिड उदाहरण है। तो ये किसका उदाहरण है? संरचनागत डिज़ाइन का। ठीक है, बहुत ही पहले संरचनागत डिज़ाइन के द्वारा ही सारे बनाए जाते थे। तो नेक्स्ट है हमारा, वह सिद्धांत जो अनुकृति अथवा प्रेक्षण ज्ञान पर बल देता है कहलाता है। तो ये हमारा कहलाता है सामाजिक सीख सिद्धांत। और ये किसने दिया था? ये एल्बर्ट बंडूरा ने दिया था। ठीक है, और इनका क्या सिद्धांत था? एक बेबी डॉल का सिद्धांत था। एक बच्चे को डॉल दिया जाता है, उसको एक मूवी दिखाई जाती है जिसमें उसको अच्छी आदतों, नैतिक, प्रेम की भावना सब कुछ दिखाई जाती है। तो वो क्या करता है, डॉल के साथ भी वैसा ही व्यवहार करता है। जब उसको क्रोध, गुस्सा और उसको नकारात्मक जैसी मूवी दिखाई जाती है तो वो क्या करता है, डॉल के साथ वैसा ही व्यवहार करता है। तो इस सिद्धांत से पता चलता है बच्चों को जैसी शिक्षा दी जाएगी, उसका माहौल जैसा वातावरण रहेगा, वो वैसा ही व्यवहार करता है। ठीक है, नेक्स्ट है, नवजात शिशु के तलवे पर पंजे से एड़ी की तरफ सहलाने पर उसके पैर की उंगलियां खुल जाती है। यह अभिव्यक्ति कहलाती है। तो ये क्या कहलाती है? ये कहलाती है बेबिंस्की। ठीक है, ऑप्शन 4। तो अब ये जानते हैं ये पामर ग्राम्प क्या होता है, मोरो क्या होता है, रूटिंग क्या होता है। तो इसको भी जान लेते हैं कि ये क्या होता है। तो बात करते हैं पालम ग्रेप्स रिफ्लेक्स के बारे में। ये क्या होता है? जब बच्चा छोटा होता है, ठीक है, 32 वीक्स का होता है, तो क्या होता है, जब उसके हाथों में के पास अपनी उंगलियां लेके जाते हैं तो क्या करता है, उसे पकड़ लेता है। तो इसी को ही कहते हैं। ठीक है, और बात करें मोरो रिफ्लेक्स की, तो इसमें क्या होता है कि जब बच्चे को मतलब एक साइड से दूसरे साइड लेके जाते हैं, ठीक है, उसको घुमाते हैं या रखते हैं उसको, तो क्या करता है, दोनों अपने आर्म्स खोल लेता है, ठीक है, और हाथ फैला लेता है। तो इसी को कहते हैं मोरो रिफ्लेक्स। नेक्स्ट है, ओरल रिफ्लेक्स क्या होता है? इसमें क्या होता है, जब किसी बच्चे के फेस पे हम जैसे इसमें देख सकते हैं, जैसे बच्चे के फेस पे हम उंगली लेके जाते हैं तो वो उस साइड अपना मुंह घुमाने लगता है और उसे खाने की कोशिश करता है। ठीक है, ये हमारा तीनों ऑप्शन आपने देख लिया, समझ में आया होगा आप लोगों को। तो हमारा ये तीनों ऑप्शन हमने पढ़ लिया। ठीक है, तो बेबीज की मतलब आपने देख लिया, जब उसके पंजे पे जो पैरों के पंजे होते हैं उसमें हम अपना हाथ लेके जाते हैं तो वो उसकी उंगली खुल जाती है। नेक्स्ट है, 2 वर्ष की अनन्या किसी भी 4 पैर वाले प्राणी को देखती है तो वह भाषा टूटी कर रही है से जिससे कहते हैं। जैसे कि 2 वर्ष की अनन्या एक लड़की है, जब भी 4 पैर वो वालों को देखती है, ठीक है, 4 पैरों वालों को किसी भी जानवर को देखती है तो उसको डॉगी कहती है। कि किसी भी जिसके 4 पैर है उसको क्या कहती है? डॉगी कहती है। वह भाषा टूटी कर रही है जिसे कहते हैं। तो वो क्या कर रही है? वो कर रही है अधिक व्याप्ति, ओवर एक्सटेंशन जिसे कहते हैं। तो ये क्या होता है? तो ये होता है कि जैसे कि एक बच्ची है तो वो पहले किसी 4 पैर वाले जानवर को देखती है, ठीक है, जैसे कि आप उसको ले लें कि डॉग, ठीक है, वो डॉग को देखती है, वो कहती है, इसको बताया जाता है ये डॉग है, तो वो देखती है इसके 4 पैर है तो ये डॉग है। फिर वो देखती है किसी और के 4 पैर, जैसे काऊ ले लीजिए, जैसे वो गाय गाय को भी देखती है, उसके भी 4 पैर है, उसका एक मुंह है, तो वो समझती है कि ये भी डॉग है।
तो अभी उसके नॉलेज में परिवर्तन नहीं आया। वो चार पैर वालों जिसे भी देखेगी उसको डॉग समझेगी, क्योंकि उसको डॉग के बारे में बताया गया है, अभी उसको काऊ के बारे में नहीं और अलग अलग जानवरों के बारे में से नहीं बताया गया है। जैसे जैसे वो उसको पता चलता रहेगा कि हाँ चार पैर और एक बड़ी है और उसके मुंह है, दो सींग है, तो ये क्या है, काऊ है। या फिर चार पैर वो छोटी है, इस कलर की, तो वो कैट हो गई। तो उसको नॉलेज में परिवर्तन नहीं हुआ है, तो वही उसको क्या कहते हैं, अधिक व्याप्ति। नेक्स्ट है, प्रमाणन अधिकारी द्वारा प्रमाणित किसी व्यक्ति की 40% से अधिक उल्लिखित अशंसकता को कहा जाता है। तो इसे कहते हैं बेंचमार्क अक्षमता वाला व्यक्ति। ठीक है, जिसके 40% से अधिक मतलब उसकी शक्ति मतलब कम हो गई है, तो उसे बेंचमार्क अक्षमता वाला व्यक्ति कहते हैं। इंग्लिश में भी यहाँ पे दिया गया है, इंग्लिश वाले जो बच्चे हैं आप यहाँ भी देख सकते हैं साथ में। यदि ए सोचता है कि उसकी संस्कृति स्वाभाविक रूप से बी से उत्कृष्ट है, जो ए के मनोवृत्ति को किस सर्वोत्तम संत द्वारा वर्णित किया जाएगा। तो ए सोचता है बी से उसका जो उसकी संस्कृति बहुत ही अच्छी है, ठीक है, जो ए की मनोवृत्ति को किस सर्वोत्तम संत द्वारा वर्णित किया जाएगा। तो ये कौन सा, आप इसको आप कह सकते हैं किस में आता है, तो ये आता है एंथ्रोसेंट्रिक में आता है। ठीक है, जिसमें ए समझता है बी से उसकी संस्कृति बहुत ही अच्छी है। ठीक है, अब बात करते हैं एंथ्रोसेंट्रिक, नवजाति वर्णन और कीट वैज्ञानिक। ठीक है, अब ये तीनों के बारे में अच्छे से जानते हैं। तो इससे पहले आपको पढ़ाया गया था, इसमें आप एग्जाम्पल भी देख सकते हैं। डॉग वाला, डॉग है तो इसमें जिसके चार पैर है उसको बच्चा डॉग ही समझता है, और जितने मेल्स होते हैं उसको अपना डैडी ही समझता है बच्चा। ठीक है, उसको नॉलेज में कमी होती है इसलिए। अब बात करते हैं एंथनोसेंट्रिक। तो ये क्या करता है, ये अपने आप को ही अपने बारे में सोचता है कि इसका ही कल्चर सबसे अच्छा है किसी और की कल्चर से। ठीक है, वो अपने आप में ही रहता है। जैसे ए है, ये बी और सी से अपने आप को श्रेष्ठ समझता है कि इसका ही कल्चर सबसे बेस्ट है, वही अच्छा है। अब बात करें न जाति वर्णन की, तो इसमें व्यक्ति क्या करता है, अपने आप का ही सब कुछ श्रेष्ठ समझता है, दूसरों को मतलब दूसरी जगह जाने को बोलता है कि नहीं ये मेरा ही है, दूसरा के लिए नहीं है। और कीट वैज्ञानिक, तो ये कीटों के वैज्ञानिक होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है 50 से 65 वर्ष के बीच आयु वर्ग के व्यक्ति को सबसे अधिक समस्या हो सकती है। तो जो 50 से 65 वर्ष के बुजुर्ग होते हैं उन्हें किस में समस्या हो सकती है, तो उन्हें समाचार पत्र पढ़ने की समस्या हो सकती है। वो पढ़ नहीं पाते, उनको बहुत ही प्रॉब्लम होती है। उन्हें देखने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, यदि बच्चा यदि बच्चा परितज्ञ है तो जे अधिनियम द्वारा विविध रूप से गोद लेने की प्रक्रिया द्वारा किसी बच्चे के पुनर्वास में महत्वपूर्ण कदम है। तो इसका जब हम बच्चे को गोद लेते हैं तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण क्या है, घोषणा करना कि CWC द्वारा गोद लेने के लिए बच्चा कानूनी रूप से स्वतंत्र है। ठीक है, नेक्स्ट है स्व शिक्षा अभियान का आरंभ इसलिए किया गया। तो इसका आरंभ किस लिए किया गया था स्व शिक्षा अभियान का, तो इसका आरंभ किया गया था प्राथमिक शिक्षा को सर्वव्यापक बनाना, मतलब सर्वव्यापक बनाना, सभी बच्चों को जो प्राथमिक शिक्षा उसको प्राप्त किया जाए। तो ये लागू कब किया गया था, ये 2001 में किया गया था। और आर्टिकल देखा जाए तो आर्टिकल 20A में
इसका उल्लेख किया गया है, जिसमें 6 से 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा दी जानी चाहिए। तो ये अनिवार्य शिक्षा जो सभी को दी जानी चाहिए। नेक्स्ट है, संप्रेक्षण के इतिहास के प्राचीन काल को अलंकार शास्त्र पर किए गए कार्य द्वारा उन्होंने चिन्हित किया है। तो किसने किया है? अरस्तु ने किया है। इनका एक मॉडल भी है, ठीक है, जिसको पढ़ाया गया है। चटपटी कठपुतली जो कस कर खींचे गए सफ़ेद कपड़े के पर्दे के पीछे पार्श्व से आती हुई रोशनी सहित चलाई जाती है, इसे कहते हैं, तो इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं शैडो कठपुतली। जैसे छाया वाला भी कठपुतली कहते हैं, जिसमें शैडो होती है और पीछे पर्दे के पीछे होती है, उसकी बस छाया दिखाई देती है। और ये कहाँ की प्रसिद्ध है? यह राजस्थान की है। नेक्स्ट है, अर्राक आंदोलन अथवा शराब विरोधी आंदोलन महिलाओं द्वारा भारत के किस राज्य में किया गया है? तो ये जो आंदोलन महिलाओं द्वारा किया गया था, ये आंध्र प्रदेश में किया गया है। नेक्स्ट है, इंग्लिश में अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे, अंतर्वैयक्तिक संप्रेषण के किस सिद्धांत के अनुसार हम उन्हीं संबंधों का विकास करते हैं अथवा उन्हें बनाए रखते हैं जिनमें हमारे प्रतिफल तथा लागतें हमारे साथी के प्रतिफल तथा लागतों के समान होती है। तो हम किस में करते हैं? तो हम ये इक्विटी थ्योरी के द्वारा करते हैं। जो सोशल एक्सचेंज थ्योरी होता है, इसमें हम क्या करते हैं, जैसे कि दो रिलेशन, हम एक रिलेशन में दो लोग होते हैं, जैसे ए और बी, तो दोनों में इक्वल ही होना चाहिए, रिलेशन एक्सचेंज इक्वल होना चाहिए कि एक ज़्यादा कर रहा है एक कम कर रहा है, तो इसमें रिलेशन ख़राब हो सकता है। तो दोनों को ही अपना रिलेशन बनाने के लिए एक ही समान उसमें अपना भागीदारी देना चाहिए। जैसे कि कोई एफर्ट कर रहा है तो दूसरे को भी इतना ही करना चाहिए, कम या ज़्यादा नहीं, ठीक है। नेक्स्ट है, समूह के सदस्यों को विशिष्ट दिशा निर्देश देते हुए लक्ष्य कार्यव्रत, जिसे एजेंडा कहते हैं, तथा प्रत्याशा को स्पष्ट रूप से उच्चारित करने वाले लीडर को क्या कहते हैं? तो ऐसे लीडर को हम कहते हैं निर्देशात्मक लीडर, ठीक है, निर्देशात्मक लीडर कहते हैं, जो दिशा निर्देश दिखाता है अपने कर्मचारियों को अपना जो भी जैसे कि किसी भी व्यवस्था, किसी भी कार्य में एक लीडर होता है, ठीक है, वो पूरे कर्मचारियों को दिशा देता है कि ये कार्य करना, ये करना, वो करना है, वो पूरा दिशा निर्देश देता है, ठीक है। नेक्स्ट है, टाइप 2 त्रुटि होती है जब हम, हाँ, तो ये जो क्वेश्चन है ये नेट में हर बार आता है, ठीक है, और हर बार पेपर में आता, चाहे ये हमारा पेपर फर्स्ट हो या फिर हमारा पेपर सेकंड हो, जनरल पेपर या हमारा जो सब्जेक्ट पेपर है उसमें, तो ये क्वेश्चन तो आता ही है, टाइप 1 और टाइप 2 त्रुटि, ठीक है। एरर क्या होता है, तो इसको पहले आप लोग जान लीजिए कि होता क्या है। टाइप जो त्रुटि होती है, इसमें क्या होता है, जो हमारा नल हाइपोथेसिस होता है, जिसे हम H0 से प्रदर्शित करते हैं, उसमें क्या होता है, 2 में ये होता है, ये गलत होता है, ठीक है, ये गलत होता है, लेकिन हम अपने रिसर्च में क्या करते हैं, उसको रिजेक्ट नहीं करते हैं, उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, उसको सही मान लेते हैं। गलत होता है लेकिन हम उसको सही मान लेते हैं, स्वीकार कर लेते हैं। तो ये टाइप 2 होती है। और टाइप फर्स्ट क्या होती है, जिसमें जो होता है वो सही होता है, पर हम उसको क्या करते हैं, वो सही होता है लेकिन हम क्या करते हैं, उसको रिजेक्ट कर देते हैं। तो ये टाइप फर्स्ट होती है। जो टाइप फर्स्ट होती है वो बहुत ही बड़ा होता है, रिजेक्ट जैसे कि बड़ा प्रॉब्लम होती है, और ये छोटी होती है। लेकिन हम क्या करते हैं, बस आपको इतना समझना है, टाइप फर्स्ट में सही होता है लेकिन हम उसको गलत मान लेते हैं, और टाइप सेकंड में वो गलत होता है, उसको हम सही मान लेते हैं। बस आपको इतना सिंपल सा समझना है,
तो आपका क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होगा। ठीक है, इसको अभी बाद में और अच्छे से आपको समझाएगा एग्जाम्पल के साथ, तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। अभी इस वीडियो में इतना ही आप लोग समझिए, इसका जब रिसर्च का वीडियो आएगा उसमें आपको समझा दिया जाएगा पूरे एग्जाम्पल के साथ। तो इसका आप बताइए सही आंसर क्या होगा? गलत अवधारणा को अस्वीकार नहीं करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, इंग्लिश में भी है यहाँ पे। डैश घटनाएं हैं जब एक घटना के घटित होने वाली दूसरी घटना की संभाव्यता पर कोई प्रभाव नहीं होगा। तो किस पे नहीं होगा? स्वतंत्र पे। रिसर्च में दो तरह के चर होते हैं, जैसे कि स्वतंत्र चर और आश्रित चर। स्वतंत्र चर क्या होगा कि जैसे कि हमारा सूर्य है, ठीक है, उसकी जो किरणें हैं, हम जैसे पेड़ है, हम ये मानते हैं कि जो इसकी किरणें हैं, उसकी जो गर्मी है सूर्य की, उससे पेड़ बहुत लंबे होते हैं, बहुत बड़े पेड़ होते हैं। ठीक है, तो ये जो गर्मी है सूर्य की, ये हो गई स्वतंत्र चर। ठीक है, और ये पेड़ क्या होगा? आश्रित आश्रित चर हो गया। ठीक है, आश्रित चर हो गया। तो अगर हम आश्रित चर पे कोई भी परिवर्तन करेंगे तो क्या हमारा ये स्वतंत्र चर परिवर्तित होगा? नहीं होगा, क्योंकि पेड़ किस पे डिपेंड है? सूर्य की रोशनी, उसकी गर्मी पे डिपेंड है। तो डिपेंड जिस पे होता है तो वो इस पे परिवर्तन करेंगे तो उसमें कोई भी इसमें इसको तो कुछ भी इसको नहीं होगा। अगर हम इस गर्मी में परिवर्तन करें, जैसे सूर्य की गर्मी को कम कर दें, तो क्या होगा? इस पे आप असर देखेंगे कि हाँ, ये भी पेड़ छोटा होगा, बढ़ेगा नहीं, जितनी लंबी होती है सूर्य की गर्मी में उतनी नहीं होगी। तो आश्रित चर पे कोई भी परिवर्तन करने पर स्वतंत्र चर पे असर नहीं पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट है, किसी अध्ययन के अंतर्गत सभी ऑब्जेक्ट्स की समग्रता को डैश कहते हैं। तो इसे क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं जनसंख्या। जब हम रिसर्च करते हैं तो जिस संख्या पे रिसर्च करते हैं उसको जनसंख्या मानते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं परीक्षण अवधारणा एक डैश है। तो यह क्या है? तो ये एक अनुमानित सांख्यिकी है। तो आप पहले ये बात करते हैं, जो हम रिसर्च करते हैं उसमें दो टाइप्स के हाइपोथेसिस होते हैं। जैसे कि पहला होता है अल्टरनेटिव, ठीक है, अल्टरनेट, और दूसरा होता है नल। ठीक है, नल होता है पहला और दूसरा ये होता है। तो ये दोनों क्या होते हैं, पहले हम ये बात कर लें कि जो अल्टरनेट होते हैं वो क्या होते हैं। जैसे कि सूर्य है, ठीक है, इसकी गर्मी हम किसी पेड़ पे हम मान लेते हैं कि इसकी गर्मी से पेड़ बहुत ही लंबे होते हैं। तो ये हमारा क्या, हमने एक मान लिया, ठीक है, परिकल्पना हमने बनाया है कि गर्मी से पेड़ लंबे होते हैं। तो ये हमारा अल्टरनेट होता है, ठीक है, हाइपोथेसिस, जिसे परिकल्पना कहते हैं। ठीक है, रिसर्च में हमने मान लिया। और जहाँ जो नल होता है उसको हम प्रदर्शित करते हैं H0 से और इसे H1 से। तो H0 जो परिकल्पना होती है उसमें हम कोई भी कुछ भी नहीं मानते हैं। और इसमें जब हम रिसर्च में कुछ भी टेस्ट करते हैं हम परिकल्पना का, तो H0 को ही करते हैं कि इसमें कोई भी हम मान लेते हैं H0 में कोई रिलेशन नहीं है, इसको मान के हम ये चलते हैं। और इसमें H1 में हम इसमें पहले से मान लेते हैं कि हाँ, गर्मी से पेड़ बढ़ते हैं, लेकिन इसमें नहीं मानते कि गर्मी से बढ़ते हैं नहीं बढ़ते हैं। ये हम रिसर्च करने के बाद ही पता करेंगे कि बढ़ते हैं, इसका रिलेशन कुछ है गर्मी से पेड़ का कि नहीं। ठीक है, इसी में आता हमारा टाइप 1 और टाइप 2 त्रुटि आता है। ठीक है, एरर इसी में आता है कि इसको टेस्ट करेंगे। ठीक है, इसका पहला ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है, एक्शन रिसर्च का अर्थ है।
तो एक्शन रिसर्च होता क्या है? यह एक क्या होता है, तत्कालिक समस्या के समाधान के लिए आरंभ किया गया अनुसंधान है। ये व्यवहारिक अनुसंधान होता है जो हमारे डेली लाइफ में इसका यूज़ किया जाता है। जितनी भी हमारी समस्याएं होती हैं डेली लाइफ की, उसको सुलझाने के लिए, उसका समाधान करने के लिए हम एक्शन रिसर्च का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है, प्रयोगात्मक अभिकल्प में अवलंबित चर है। जो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च होता है उसमें अवलंबित चर क्या है? ठीक है, तो इसका सही आंसर वह जो प्रभावित नहीं है और जिनमें बदलाव प्रेक्षित है। ठीक है, इसका इंग्लिश में भी आप देख लीजिए। ऑप्शन 2, द वन दैट इज़ नॉट मैनिपुलेटेड एंड इट इन विच एनी चेंजेस आर ऑब्जर्व्ड। जैसे कि हम किसी में रिसर्च कर रहे हैं तो उसका जोड़ तोड़ नहीं करते हैं, हम उसको टेस्ट से पहले ऑब्ज़र्व करते हैं और उसके बाद क्या करते हैं, टेस्ट के बाद भी उसको ऑब्ज़र्व करते हैं। जैसे कि कोई बच्चा है, वो पढ़ रहा है तो उसकी वातावरण में कोई बदलाव नहीं करते। जैसे वातावरण का क्या प्रभाव पड़ता है, जब कोई बच्चा पढ़ता है, कोई भी पढ़ता है, तो उसका वातावरण, अच्छी लाइट होनी चाहिए, शांत वातावरण होना चाहिए। ठीक है, तभी बच्चा अच्छे से पढ़ पाएगा। ठीक है, अगर शोर होगा, वहाँ लाइट अच्छी नहीं होगी तो पढ़ नहीं पाएगा। तो जैसे कि ये हमारा ये जो है, जिसमें हम कोई परिवर्तन नहीं करते, जैसे वातावरण में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं, बस हम ये देखते हैं कि वो बच्चा कैसे पढ़ाई कर रहा है। ठीक है, उसमें उसको पढ़ने में क्या प्रॉब्लम हो रही नहीं हो रही है, बस हम उसको रिसर्च, मतलब उसको ऑब्जर्व करते हैं, इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं करते हैं, ना लाइट में, ना वातावरण में, ना शांत वातावरण में, किसी चीज़ में नहीं करते हैं। ठीक है, बस ये छोटा सा एग्जाम्पल है इसको समझाने के लिए। तो आज के लिए इतना ही। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में इसका और पार्ट्स लाया जाएगा। आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके बताया करें आपको वीडियो कैसा लगा। आप लोगों के लिए इतनी मेहनत की जाती है, आप लोग कुछ भी नहीं करते, ना ही कमेंट करके बताते हैं वीडियो कैसा लगा। ठीक है, बताएं आप लोग कि कैसा लग रहा है, तभी तो और भी ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियोस आते रहेंगे। ठीक है।